अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ वो है हमारे पास एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि कैटजंग में चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ कि मैं क्या क्या बताऊँगी। एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स होते क्या क्या हैं, उसके अलावा उन ड्रग्स की टाइप्स, क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी मस्कैरेनिक और एंटी निकोटिनिक, और फिर हम आज इस वीडियो में एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स और उसकी सारे इफ़ेक्ट्स, उसका मेकनिज़म, उसकी टॉक्सिसिटी, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। कॉलिनर्जिक ड्रग्स को हम एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स को हम कॉलिनर्जिक एंटागनिस्ट्स भी कहते हैं। ये होते क्या हैं बेसिकली, ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि कोलिनोसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं कि कोलिनोसेप्टर्स क्या होते हैं। कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स कर चुके हैं जो कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब हमने कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट पढ़ने हैं जो कि कोलिनोसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो फिर इस तरह कोलिनोसेप्टर का जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उन्हें भी ये ब्लॉक कर देते हैं। तो अब ऐसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोलिनोसेप्टर्स जो है वो क्या होते हैं। कोलिनोसेप्टर्स जो है ये रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मस्कैरेनिक, दूसरा होता है निकोटिनिक। तो इसी तरह फिर एंटागनिस्ट भी दो टाइप के ही होंगे, वो जो कि मस्कैरेनिक को ब्लॉक करेंगे और वो जो कि निकोटिनिक को ब्लॉक करेंगे। तो चलें इन एंटागनिस्ट यानी कि इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको रिसेप्टर्स का बताया, इसी तरीके से ड्रग्स भी होते हैं जो कि मस्कैरेनिक को ब्लॉक, जो ड्रग्स मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स, यानी कि मस्कैरेनिक एंटागनिस्ट। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी निकोटिनिक और निकोटिनिक एंटागनिस्ट। लेकिन इस वीडियो में हम एंटी मस्कैरेनिक यानी कि मस्कैरेनिक एंटागनिस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी निकोटिनिक्स की बात करेंगे। तो चलें एंटी मस्कैरेनिक की डिटेल में चलते हैं। ठीक है, तो एंटी मस्कैरेनिक जो ड्रग्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो जो मस्कैरेनिक रिस्पॉन्सेस थे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जैसे कि ब्रोंकोडाइलेशन हो गया, आई का मियोसिस हो गया, उन सब रिस्पॉन्सेस को ये ब्लॉक कर देंगे। ये ड्रग्स जो कि मस्कैरेनिक को ब्लॉक करेंगे वो इन सब इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक कर देंगे। अब हम इनके आगे जो है वो पढ़ते हैं कि इनको आगे किस बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एम रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। ठीक है, वो जो कि M1 सेलेक्टिव है, यानी कि जो सिर्फ M1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, उसका जो प्रोटोटाइप ड्रग है जो कॉमन है वो है हमारे पास पायरेनज़ेपिन। ये आपने याद करनी है क्लासिफिकेशन। वो जो M3 सेलेक्टिव है वो है डेरिफेनेसिन। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि एंटी मस्कैरेनिक का प्रोटोटाइप है, नॉन सेलेक्टिव, यानी कि ये किसी भी M रिसेप्टर पे एक्ट कर सकता है, ये सिलेक्टिव नहीं है, वो है एट्रोपिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास प्रोटोटाइप है और बुक में इसकी जो है वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलें देखते हैं, एट्रोपिन की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो एट्रोपिन बेसिकली सबसे पहला तो इसका जो फीचर है वो ये है कि ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, यानी कि ये किसी भी एम रिसेप्टर पर एक्ट करता है, इसकी सिलेक्टिविटी नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि ये टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन जो है वो ये है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टर्शरी अमाइन चूँकि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये लिपिड सॉल्युबल होता है, और जो चीज़ लिपिड सॉल्युबल होती है वो इजीली ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेती है और वो आइज़ में भी चली जाती है। इस वजह से जो है ना, ये ड्रग जो है एट्रोपिन, ये हमारे पास आई ड्रॉप्स के तौर पे भी यूज़ होता है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, ये कंजक्टाइवा को क्रॉस करके आई में चला जाता है आसानी से, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, बीइंग अ टर्शरी अमाइन, बीइंग न्यूट्रल। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये हम ब्रेन डिजीज़ जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है आसानी से, बीइंग लिपिड सॉल्युबल। जो टर्शरी अमाइंस होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं, तो वो चार्ज के बगैर होते हैं, इसलिए लिपिड बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। जो क्वाटर्नरी अमाइंस होते हैं ना, उनके ऊपर चार्ज होता है, इस वजह से वो नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कहीं भी आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ड्रग क्रॉस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट इसके मेटाबॉलिज्म का है। तो पार्शली जो है ना, हाफ जो ड्रग होता है ना वो लिवर मेटाबोलाइज कर देता है, और जो हाफ ड्रग होता है वो यूरिन में बगैर मेटाबॉलिज्म के यानी कि अनचेंज्ड जो है ना वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 8 आवर्स है। तो यही चीज़ें थी जो मेमोराइज़ करने वाली थी।
उसके बाद जो एक बुक में कॉमन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है वो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी ड्रग को आई या ब्रेन में जाने के लिए जो है ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया लिपिड सॉल्युबल का, लिपिड सॉल्युबल होगा तो आसानी से ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, आसानी से कंजक्टाइवा को क्रॉस करेगा, और दूसरा जो है ना इफ़ेक्टिव होने के लिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो बातें हैं जो ड्रग को देखनी चाहिए, तो वो फिर आई और ब्रेन के लिए सेटिस्फाइड होगा। और आई थिंक एट्रोपिन जो है वो इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस चीज़ में यूज़ हो सकता है। उसके अलावा बुक में हमारे पास मेंशन है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो चलिए मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं कि ये ड्रग्स जो है वो काम कैसे करते हैं। बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट क्या होता है, यानी कि जब ये ड्रग्स जो है वो किसी रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं ना, तो बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट, अगर फौरी तौर पर एगनिस्ट, बहुत सारा एगनिस्ट वहाँ पे आ जाए, अगर एगनिस्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट जब भी हम वर्ड देखें तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम एगनिस्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो है ना इस एंटागनिस्ट का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स की तरफ। अब तक हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली, उसकी प्रोटोटाइप की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इफ़ेक्ट्स की तरफ कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। तो एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। पहले जब हमने पढ़ा कि जो कोलिनोसेप्टर्स होते हैं, कोलिनोसेप्टर्स जब उनके ऊपर कोलिनर्जिक एगनिस्ट एक्ट करते हैं तो कौन कौन से रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, ये पिछली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि आइज़ को हम अगर ले लें तो जब हमारे पास कोलिनोसेप्टर्स पे कोलिनर्जिक एगनिस्ट आके एक्ट करता है, यानी कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, तो आइज़ में जो चेंजेस आते हैं ना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है मियोसिस, यानी कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। इसी तरह सिलरी मसल की कंट्रैक्शन की वजह से अकोमोडेशन होती है। ये दो चेंजेस आते हैं क्योंकि सिलरी मसल्स पे एम रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारा पिछला नॉलेज आप पिछली वीडियोस देखें जो मैंने अपलोड की हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से। आप सपोज़ करें कि अगर कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट आकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो वो इन सारे इफ़ेक्ट्स को भी ब्लॉक कर देगा। तो फिर होगा क्या, इसका ऑपोजिट। मियोसिस हो रहा है, यानी कि प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो ब्लॉकेज के बाद क्या होगा, डायलेशन होगी, जिसे हम कहते हैं मिड्रियासिस। इसी तरह जब ब्लॉकेज होगा तो अकोमोडेशन नहीं होगी, और फेलियर ऑफ अकोमोडेशन को हम कहते हैं साइक्लोप्लीजिया। तो ये दो इफ़ेक्ट हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे इफ़ेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट, यानी कि मस्कैरिनिक एंटागनिस्ट। इसी तरीके से बाकी भी इफ़ेक्ट्स जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, आप उसका ऑपोजिट जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं इस इफ़ेक्ट्स में। जैसे कि हार्ट में हमारे पास क्या होता था, पहले ब्रेडिकार्डिया होता था, अब क्या होगा ब्लॉकेज के बाद, टेकीकार्डिया। इसी तरीके से जीआईटी में पहले स्टिमुलेशन से जो है वो क्या इफ़ेक्ट होता था, सिक्रीशंस जो हैं वो बढ़ जाती थी, इसी तरह मोटिलिटी भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ब्लॉकर्स, क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन को कम करेंगे, मोटिलिटी को भी कम कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी भी इसी तरीके से इफ़ेक्ट्स हैं। जो कोलिनर्जिक एगनिस्ट हैं वो सीएनएस की स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं, जबकि ये क्या करेंगे, डिप्रेशन कॉज करेंगे, यानी कि सिडेशन वगैरह। ठीक है, तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स थे। अब हम लोग देखते हैं कि इन इफ़ेक्ट्स का जो है ना, इन इफ़ेक्ट्स का यूज़ क्या है, हम इसको कैसे जो है वो क्लिनिकली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे टेस्ट में हम जो है ना, हम मिड्रियासिस करा के आइज़ को चेक करते हैं, तो फिर वहाँ पे हम एंटी कोलिनर्जिक्स दे देंगे ताकि मिड्रियासिस चेक कर सकें कि मिड्रियासिस हो रहा है कि नहीं। इस चीज़ में भी यूज़ हो रहा है। अब दूसरा मैं आपको क्लिनिकल यूज़ बताती हूँ कि कहाँ पे हम पेशेंट को एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर तो उसके पास उसका जो है ना पेप्टिक एसिड डिजीज़ आ गई, यानी कि एसिड डिजीज़ है उसको, जिसमें एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, तब भी हम उसको जो है ना एंटी मस्कैरिनिक ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटी मस्कैरिनिक हमें पता है इफ़ेक्ट कि वो सिक्रीशन को कम करा देगा एसिड की। तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है इफ़ेक्ट्स को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम ड्रग्स की तरफ चलते हैं। कौन कौन से ड्रग्स हैं, नेम उनके आपके मेमोराइज़ करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया इफ़ेक्ट्स का, अब नेम की तरफ चलते हैं। बेसिक तो वही था जो मैंने आपको मेन इफ़ेक्ट समझाए हैं। यहाँ से बस आपने ड्रग्स के नाम याद रखने हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्कोपोलामीन जो है वो भी एक एंटी कॉलिनर्जिक है, एंटी मस्कैर्निक है, वो मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह बेंस्ट्रोपीन वगैरह जो हैं वो पार्किंसनिज्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसी तरह बेंस्ट्रोपीन जो है वो एक्यूट डिस्टोनिया में भी यूज़ होता है। अब आई में वही चेंजेस आएंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मिड्रियासिस हो गया, ठीक है। उसके बाद साइक्लोप्लेजिया यानी कि अकोमोडेशन नहीं होगी। और इसके लिए जो जो ड्रग्स हैं वो हैं एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक थी ना समझने वाली, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब बस बुक से आपने ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। नाम जैसे कि ब्रोंकाई की जो है ना ब्रोंको डायलेशन करा देगा ना ये। तो इसमें इप्राट्रोपियम यूज़ होता है एस्थमा के पेशेंट्स में, टायोट्रोपियम, एक्लिडीनियम, ओमिक्लिडीनियम, ठीक है। तो इसके अलावा गट का भी मैंने आपको बता दिया कि रिड्यूस एसिड सिक्रीशन के लिए एसिड पेप्टिक डिजीज़ में यूज़ होते हैं। बस अब आपने ड्रग के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से जो है ना वो ड्रग के नाम है, एट्रोपिन, मेस्कोपोलामीन। ये सारा कुछ आप समरी से भी याद कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मेरी वीडियो देखें और बाकी जो ड्रग्स के नाम है ना वो सब आप समरी से याद कर लें। अब हम चलते हैं इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स की तरफ। टॉक्सिसिटी में बेसिकली जो इफ़ेक्ट्स ये प्रोड्यूस करता है ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। जैसे कि अगर सीएनएस डिप्रेशन ये कॉज करता है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा सीएनएस डिप्रेशन हो जाए इन ड्रग्स की वजह से तो वो भी ख़तरनाक है। तो इसी तरह की टॉक्सिसिटी होगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि हमें पता है कि सिक्रीशंस जो हैं वो उनको कम कर देते हैं एंटी मस्कैरेनिक ड्रग्स जो होते हैं। तो जब सिक्रीशन कम हो जाएगी इसका मतलब स्वेटिंग भी नहीं हो रही, लैक्रिमेशन भी नहीं हो रही, तो बॉडी से हीट नहीं निकलेगी, हाइपरथर्मिया हो सकता है, तो विच इज़ डेंजरस। ये एक टॉक्सिसिटी हो गई। इसी तरह जो है ना ये ड्रग्स टैकीकार्डिया कराते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टैकीकार्डिया भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट कैन कॉज एरिथमिया, ठीक है। इसी तरह जो एंटी मस्कैर्निक ड्रग्स हैं वो यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं, क्योंकि वो ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करते हैं, स्फिंक्टर को भी खोलने से रोक देते हैं, यानी कि स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। तो इस वजह से ना यूरिनरी रिटेंशन करा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो ख़तरनाक होती है। तो इसी तरीके से टॉक्सिसिटी है इसकी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। जो भी टॉक्सिसिटी अपीयर हो रही हो आप उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टैकीकार्डिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें पता है कि फाइसोस्टिग्मीन जो है ना, जो कि मस्कैरेनिक एगोनिस्ट है, वो हम दे सकते हैं टैकीकार्डिया को ब्लॉक करने के लिए, तो आप वो दे दें। इसी तरह हाइपरथर्मिया हो रहा है तो आप कूलिंग ब्लैंकेट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करें ताकि ये सिम्टम जो है वो ख़त्म हो सके। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि किन किन पेशेंट्स में हमें इन ड्रग्स को देते हुए ख्याल करना चाहिए। ये उन पेशेंट्स में होगा जिनमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि बच्चों में अगर हाइपरथर्मिया हो तो बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स बच्चों को देते हुए सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसी तरह ग्लूकोमा जो है वो भी उन पेशेंट्स में भी हमें इन ड्रग्स को देने से पहले सोचना चाहिए। तो ये था सारा, दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी हमारे पास, जिसमें हम एंटी निकोटिनिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।